सुबह जॉन वू उठता है और अपने परिवार का एक नोट पाता है जिसमें बताया गया होता है कि उन्हें जल्दबाजी में जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने किराने का सामान खरीदने के लिए पैसे छोड़ दिए हैं। स्टोर जाने के बजाय जॉन वू अपने दोस्तों के साथ ऑनलाइन वीडियो गेम खेलने का फैसला करता है, लेकिन उनकी मस्ती तब बाधित हो जाती है जब एक खिलाड़ी उसे खबरों को देखने के लिए कहता है क्योंकि कुछ बड़ा हो रहा है। जैसे ही जॉन वू टीवी चालू करता है, सामान्य शो आपातकालीन संकेत से बाधित हो जाता है, जो फिर एक रिपोर्टर की घोषणा की तरफ कट जाता है। जॉन वू के फोन पर एक आपातकालीन संदेश आता है उससे पहले कि वह खिड़की से बाहर देखता है, और जो दृश्य उसका स्वागत करता है वह भयावह है। ज़ॉम्बीज़ ने शहर पर कब्जा कर लिया है और वे इंसानों के पीछे पड़े हैं जो घबराकर इधर उधर भाग रहे हैं। सड़कें पूरी तरह अफरा तफरी में हैं और वाहन एक दूसरे से टकरा रहे हैं जिससे छोटे छोटे विस्फोट हो रहे हैं। एक लड़की अपनी माँ को पुकार रही है और जब माँ उसे पाती है तो लड़की उसे खाने लगती है। जॉन वू को गलियारे से आने वाली आवाजें सुनाई देती हैं जो पुष्टि करती हैं कि उनके इमारत के अंदर भी अफरा तफरी और हिंसा है। जब वह हॉलवे का दरवाजा खोलते हैं तो उनके पड़ोसी सांगचुल अंदर आते हैं और रहने की अनुमति मांगते हैं क्योंकि उनका ज़ॉम्बी भाई उनके अपार्टमेंट पर कब्जा कर चुका है। जॉन वू उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, हालांकि सांगचुल लगातार विरोध करता रहता है और दरवाजे को ब्लॉक करता है। अंत में जॉन वू उसे बाथरूम का उपयोग करने की अनुमति देता है, बशर्ते वह वादा करे कि वह काम खत्म होने के बाद चला जाएगा। फिर जॉन वू टीवी पर सुनता है कि लोग एक संक्रमण के कारण बदल रहे हैं जो तेजी से देश में फैल रहा है। इसके लक्षणों में आक्रामक व्यवहार और आंख से रक्तस्राव शामिल है जो खाने पीने तक समाप्त होते हैं। रुझानों के कारण जॉन वू जल्दी से एक चाकू उठाता है और इसे सांगचुल की ओर इशारा करता है जब वह बाहर आता है और उसके हाथ पर निशान देखता है। सांगचुल कसम खाता है कि वह ठीक है, लेकिन तभी उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और उसकी नसें काली पड़ने लगती हैं। अचानक वह गरजता है और जॉन वू पर हमला करता है, जो किसी तरह उसे धक्का देकर अपार्टमेंट से बाहर कर देता है। थोड़ी मशक्कत के बाद जॉन वू दरवाजा बंद कर लेता है। झिर्री से वह देखता है कि एक बड़ा ज़ॉम्बी सांगचुल पर हमला करता है और उसे घसीट कर ले जाता है। अब दरवाजे के नीचे से खून अपार्टमेंट में रिस रहा है। इसके बाद जॉन वू फ्रिज को दरवाजे के सामने धकेलकर मुख्य द्वार को बंद कर देता है। वह अपने परिवार को कॉल करने की कोशिश करता रहता है, पर ऑपरेटर उसे बताता है कि वह कनेक्ट नहीं हो सकता। शुक्र है उसे अपनी माँ का मैसेज मिलता है जो उसे आश्वस्त करती है कि वे ठीक हैं, हालांकि वे घर नहीं आ सकते। वह उससे अंदर रहने और जीवित रहने के लिए कहती है। टीवी पर रिपोर्टर कहता है कि लोगों के पास 60 दिन के लिए पर्याप्त खाना और पानी होना चाहिए, जिससे जॉन वू को अफसोस होता है कि वह किराने की दुकान नहीं गया। वह अपने खाने को सीमित कर देता है और तुम्हें जीवित रहना है एक पोस्टिट पर लिखता है, जिसे वह परिवार की तस्वीर पर टांग देता है। अगले सुबह एक प्रोफेसर टीवी पर बताता है कि ज़ॉम्बीज़ एक उत्परिवर्तित वायरल संक्रमण से बने हैं जो मस्तिष्क के दाईं तरफ को प्रभावित करता है। जॉन वू अभी भी कॉल नहीं कर सकता, लेकिन वह सोशल मीडिया पर बहुत से लोगों को उनके प्रियजनों के बारे में पूछते हुए और #अलाइव के तहत उनके पते पोस्ट करते हुए देखता है। मदद की उम्मीद करते हुए जॉन वू अपनी पता के साथ एक साइन पकड़े हुए अपनी तस्वीर खींचता है और उसे #I must survive के साथ पोस्ट करता है। वह एक वीडियो भी देखता है जिसमें एक व्यक्ति बहुत ऊंची इमारत की खिड़की के बाहर अपने फोन को सेल्फी स्टिक पर रखकर सिग्नल बेहतर पाने की कोशिश करते हुए स्ट्रीम कर रहा है। वीडियो तब खत्म होता है जब वह अचानक गिर जाता है। टीवी पर रिपोर्ट में घोषणा की जाती है कि जो लोग संक्रमित होते हैं वे परिवर्तन से कुछ मिनट पहले तक बिना लक्षण के होते हैं। जॉन वू अपना ड्रोन भेजता है ताकि अपनी इमारत के अन्य अपार्टमेंट देख सके और पाता है कि उनमें से लगभग सभी में ज़ॉम्बीज़ हैं। वह गलती से अपने पिता को फोन कर देता है और इससे बैटरी खत्म हो जाती है, इसलिए ड्रोन को वापस आना पड़ता है। फिर वह खुद को व्यस्त रखने के लिए एक ऑनलाइन गेम खेलने की कोशिश करता है, लेकिन इंटरनेट भी बंद हो जाता है। शाम को जॉन वू को इमारत के बाहर एक कार अलार्म बजने से जाग आ जाती है। वह खिड़की से बाहर देखता है और पाता है कि एक पुलिसकर्मी अपने साथी अधिकारियों पर गोली चला रही है जो सभी ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं। दुर्भाग्यवश उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं और जब वह पुनः लौट कर रही होती है तो ज़ॉम्बीज़ उस पर कूद पड़ते हैं, उसे कई बार काटते हैं और उसे दूसरी गली में घसीट कर ले जाते हैं जहां और ज़ॉम्बीज़ इंतजार कर रहे होते हैं। जॉन वू ने ज़ॉम्बी का ध्यान भटकाने के लिए चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन वे केवल 1 सेकंड के लिए रुकते हैं और फिर से पुलिसकर्मी को खाने लगते हैं। अचानक कल वाला बड़ा ज़ॉम्बी दरवाजे पर वार करने लगता है जब तक कि वह फ्रिज को धक्का देकर दरवाजा खोल नहीं देता। जॉन वू तेजी से धक्का देने की कोशिश करता है, लेकिन वह इतना मजबूत नहीं होता, इसलिए वह बालकनी की ओर भागता है और उसके ऊपर कूद जाता है। जब ज़ॉम्बी उसके पीछे आता है तो वह रेलिंग के पार गिरकर जमीन पर गिर जाता है, जबकि जॉन वू सुरक्षित रूप से पकड़कर रहता है। वह पहले के ज़ॉम्बी समूह को देख सकता है और नोटिस करता है कि पुलिसकर्मी भी बदल गया है। इसके बाद वह दरवाजा बंद करने के लिए अतिरिक्त कदम उठाता है और दुखी होता है कि जब ज़ॉम्बी अंदर आया तो उसने उसके अधिकांश भोजन की आपूर्ति नष्ट कर दी। उस रात वह अपने अनुयायियों के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करता है, यह बताते हुए कि वह इसके बारे में कितना डरा हुआ महसूस करता है। 7वें दिन जॉन वू अपने पिता की शराब पीना शुरू करता है। वह खिड़कियों को रंगीन कागज से ढक देता है ताकि बाहर से उसे न देखा जा सके। दिन 10 पर जॉन वू एक और वीडियो रिकॉर्ड करता है जिसमें वह बताता है कि वह टीवी पर संदेशों से कितना निराश है कि उन्हें केवल इंतजार करना है। वह बाहर जाने के लिए बेताब है, लेकिन अभी भी बाहर ज़ॉम्बी है। उसे याद आता है कि एक इमरजेंसी ऐप है जिसमें एक रेडियो शो है जिसे ऑडियो जैक के साथ एंटीना के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन जॉन वू के पास केवल वायरलेस ईयरफोन है। दिन 15 को जॉन वू अपने अपार्टमेंट में नाचने लगते हैं ताकि स्थिति से निपट सकें। उसी समय वह एक आवाज सुनता है और चौंक जाता है जब वह देखता है कि उसका परिवार वापस आ रहा है। यह खुशी का क्षण केवल 1 मिनट तक रहता है जब तक कि उसे एहसास नहीं होता कि वह भ्रम में है, जिससे उसे टूटने की स्थिति हो जाती है। वह जमीन पर गिर जाता है जैसे कि वह सारी उम्मीद खो चुका हो। तभी एक आवाज संदेश से वह चौंक जाता है। जॉन वू अपनी माँ को यह कहते हुए सुन सकता है कि घर पर ही रहो, लेकिन बहुत सारी स्टैटिक है और वह बाकी बात नहीं समझ पा रहा है। वीडियो वाले आदमी की नकल करते हुए वह सेल्फी स्टिक के साथ बालकनी पर खड़ा होता है, संदेश सुनते हुए, जबकि ज़ॉम्बीज़ उसके लिए प्रतीक्षा करते हैं। दुर्भाग्यवश संदेश वहीं खत्म हो जाता है जब एक ज़ॉम्बी उसके परिवार पर हमला करता है, जिससे ऐसा लगता है कि वे मर चुके हैं। इससे जॉन वू अंततः टूट जाता है और वह लिविंग रूम में सभी वस्तुओं को नष्ट करना शुरू करता है, लेकिन यह उसकी निराशा के लिए पर्याप्त नहीं है। वह बाहर जाता है और एक ज़ॉम्बी को तब तक गोल्फ क्लब से मारता है जब तक वह मर नहीं जाता।
जैसे ही वह और जोर से चिल्लाता है, वह कोने की ओर देखता है और एक जॉम्बी फाइट सांगचुल को पाता है। जूनवू सिर्फ एक जॉम्बी से नहीं डरता, लेकिन उसकी चिल्लाहट ने पूरे ध्यान आकर्षित कर लिया है। वह लिफ्ट के पास दौड़ता है और दरवाजा खोलता है, लेकिन और जॉम्बी बाहर आ जाते हैं। डरा हुआ जूनवू तुरंत भागता है और सही समय पर छिपने में सफल हो जाता है। भीड़ के जाने के बाद जॉनवू अपने स्थान पर वापस लौटने लगता है। एक नया जॉम्बी पास में दिखाई देता है, लेकिन वह अंधा है, इसलिए जॉनवू उसके दूर जाने का इंतजार करता है और जल्दी से अपने अपार्टमेंट के अंदर चला जाता है। जैसे ही वह दरवाजे को लॉक करता है, जॉम्बी शोर सुन लेते हैं और बाहर इकट्ठा हो जाते हैं। दिन 20 जून वो खिड़की की ओर भागता है जब वह कुछ विस्फोट सुनता है और जानता है कि शहर पर बमबारी हो रही है। उसे लगता है कि सब खत्म हो गया है, इसलिए वह एक वीडियो बनाता है जिसमें केवल नमस्ते और अलविदा कहता है। फिर आत्महत्या करने के लिए एक स्टूल पर चढ़ जाता है। जब वह अंत का इंतजार कर रहा होता है, अचानक एक लेजर किरण खिड़की के माध्यम से अपार्टमेंट में आती है और एक साइन पर नहीं शब्द को इंगित करती है। जून वो रस्सी से संघर्ष करता है जब तक कि वह खुद को नहीं छुड़ा लेता है और उन शब्दों को पढ़ता है जिस पर लेजर इशारा कर रही है, जो वाक्य बनाते हैं, मूर्ख मत बनो। जब वह खिड़की से बाहर देखता है तो वह पता लगाता है कि यूबिन अपने अपार्टमेंट से दूरबीन का उपयोग करके उसे देख रही है। हाथ के इशारों का उपयोग करके वे फिर से 7 बजे मिलने पर सहमत होते हैं। यूबिन के स्थान में एक नजर डालने से पता चलता है कि वह बहुत व्यवस्थित है और उसके पास बहुत सारे जीवित रहने के उपकरण हैं। उसने दरवाजे पर एक धोखा जाल भी लगाया है और अपने पौधे के साथ अपने पानी को साझा करती है। अगली सुबह जून वो देर तक सोता रहता है और 11 बजे खिड़की से बाहर झांकता है। यूबिन को उस पर दया आती है और वह उसे बधाई देने के लिए बाहर आती है। इशारों और उनके फोन का इस्तेमाल करते हुए वे अपने नाम और कुछ शब्दों का आदान प्रदान करते हैं। उसी समय यूबिन एक शोर सुनती है तो वह उसे कहती है कि वे फिर से 7 बजे मिल सकते हैं। फिर वह अपनी कुल्हाड़ी उठाती है और देखती है कि एक जॉम्बी उसके जाल में फंस गया है। थोड़ी हिम्मत जुटाने के बाद वह इसे मार देती है। उस रात बारिश शुरू हो जाती है तो जूनवू और यूबिन दोनों अपने बर्तन बाहर पानी इकट्ठा करने के लिए ले जाते हैं और यूबिन अपना पौधा भी बाहर रख देती है। जब वह जूनवू की बिल्डिंग की तरफ देखती है तो उसे 8वां मंजिल खाली नजर आता है। अगली सुबह जूनवू जल्दी उठ जाता है, लेकिन अपनी भूख के कारण वह अच्छा महसूस नहीं करता। यूबिन इसे देखती है और एक गेंद का उपयोग करते हुए उसकी बालकनी की ओर कुछ रस्सी फेंकने की कोशिश करती है, लेकिन वह जमीन पर गिर जाती है। जूनवू अपनी ड्रोन के साथ कुछ रस्सी भेजता है और जब दोनों तरफ से इसे मजबूती से बांध दिया जाता है तो यूबिन खाने का बैग भेजती है और एक नोट होता है जिस पर लिखा है, धीरे धीरे खाओ। उस समय जूनवू देखता है कि गेंद एक जॉम्बी फायरमैन द्वारा पकड़ ली गई है जो रस्सी खींचता है। दूसरी तरफ मेज अपार्टमेंट के माध्यम से खींची जाती है और यूबिन को टकराकर बेहोश कर देती है। अब जब मेज रेलिंग के खिलाफ फंसी हुई है, फायरमैन रस्सी पर चढ़ना शुरू करता है। जूनवू उसे रोकने के लिए खाली बोतलें फेंकता है, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं लगती। फिर जूनवू ड्रोन भेजता है उसे फायरमैन के पास उड़ाते हुए ताकि उसे गिराने की कोशिश कर सके। ये यहाँ तक कि उसकी गाल को खरोंचने में कामयाब रहता है। जॉम्बी ड्रोन को मारने की कोशिश करता रहता है, इसलिए जूनवू को हर बारीकी से बचना पड़ता है। जब जॉम्बी उसके दरवाजे पर दस्तक देने लगते हैं तो वह विचलित हो जाता है और ड्रोन गिर जाता है, लेकिन वह ठीक समय पर नियंत्रण हासिल कर लेता है। दुर्भाग्य से फायरमैन ड्रोन को पकड़कर नष्ट कर देता है, लेकिन इससे पहले कि वह चढ़ाई जारी रख सके, यूबिन जाग जाती है और उसका हाथ काट देती है। जब यूबिन शीशे में अपने चोट के निशान देख रही होती है, जूनवू अपने फोन पर एक संदेश फ्लैश करता है, मजबूत रहो। कुछ समय बाद जूनवू देखता है कि खाने का सामान फिर से कम हो रहा है और खुद को याद दिलाता है कि उसे अपने परिवार के लिए जीवित रहना है। अपने पैरों और सिर को ढककर वह आधी रात को अपार्टमेंट से बाहर निकलता है। गलियारे में कई लाशें पड़ी हैं, जिनमें सांगचुल भी शामिल है, इसलिए जूनवू चाबी ले लेता है और धीरे धीरे चलता है क्योंकि पास में एक जॉम्बी है। फिर वह सांगचुल के अपार्टमेंट में प्रवेश करता है और फ्रिज से खाना, कुछ हेडफोन, एक जैकेट और वॉकी टॉकी लेता है। फिर वह बिस्तर पर कुछ देखता है और कवर हटाकर एक मृत महिला को पाता है। उसी क्षण उस पर सांगचुल के जॉम्बीफाइड भाई ने हमला कर दिया, जो उसे जमीन पर गिरा देता है। जूनवू मृत महिला को ढाल के रूप में उपयोग करने में सफल हो जाता है। दौड़ते हुए जॉम्बी उसका पीछा करने की कोशिश करता है, हालांकि जूनवू उस पर एक धातु की छड़ फेंकता है ताकि उसे धीमा कर सके और बाहर जाते समय दरवाजा बंद कर देता है ताकि वह सुरक्षित रूप से अपनी जगह लौट सके। एक नाश्ता करने के बाद जूनवू हेडफोन के तार काटता है ताकि जैक को एंटीना के रूप में इस्तेमाल कर सके, लेकिन दुख की बात है कि रेडियो ऐप काम नहीं कर रहा है। फिर वह बैग में वॉकी टॉकी और कुछ पड़ोसी का खाना डालकर यूबिन को वापस भेजता है। वे एक दूसरे का समर्थन दिखाने के लिए थोड़ी देर तक बात करते हैं और यह पता चलता है कि यूबिन ने भी आत्महत्या पर विचार किया था। दोपहर के भोजन के दौरान वे एक ही समय पर नूडल्स तैयार करते हैं ताकि ऐसा लगे कि वे एक दूसरे की कंपनी में खा रहे हैं। फिर वे पूरा दोपहर बात करते हैं और यूबिन स्वीकार करती है कि उसे ऊंचाई से डर लगता है क्योंकि वह बचपन में चढ़ाई करते समय गिर गई थी। उसी समय वे एक शोर सुनते हैं और सोचते हैं कि बारिश हो रही है, लेकिन जब वे बाहर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि क्षेत्र के हर जॉम्बी एक ही समय पर दौड़ रहे हैं, क्योंकि वे अपने अपने भवनों में तोड़फोड़ कर रहे हैं। बचने वाले जमीन पर चुप रहने की कोशिश करते हैं। हालांकि यूबिन गलती से एक शेल्फ गिरा देती है और शोर से जॉम्बीज का ध्यान उस पर चला जाता है। डरी हुई यूबिन सोचती है कि सब खत्म हो गया है, लेकिन जूनवू को याद आता है कि सभी यूनिट्स जुड़े हुए हैं और वह यूबिन के पड़ोसी को कॉल करता है। बजती हुई फोन की घंटी जॉम्बीज को उसके दरवाजे से दूर कर देती है। क्योंकि अपनी अपनी मंजिल पर रहना बहुत खतरनाक हो रहा है, यूबिन जूनवू को 8वीं मंजिल के खाली अपार्टमेंट के बारे में बताती है और वे वहां मिलने के लिए सहमत होते हैं। जूनवू एक योजना बनाना चाहता है। हालांकि यूबिन मेज और कुछ रस्सी का उपयोग करके खिड़की से कूदकर सुरक्षित रूप से जमीन पर उतरती है। जॉम्बीज तुरंत उसका पीछा करते हैं और वह तेजी से दौड़कर या अपनी कुल्हाड़ी का उपयोग करके उनसे लड़ते हुए प्रभावशाली कौशल दिखाती है। वह उन्हें हमला करने के लिए कार के दरवाजों का भी उपयोग करती है। जब वह दूसरे इमारत के पास पहुंचने वाली होती है तो उसे गलती से पुलिस का बंदूक मिल जाता है और वह उसे पकड़ लेती है। एक जॉम्बी उस पर कूदता है, लेकिन इसके काटने से पहले जूनवू उसे अपने गोल्फ क्लब से मारता है। अब दोनों मिलकर लड़ सकते हैं और वे जहां तहां जॉम्बियों को मारते हुए इमारत की ओर बढ़ते हैं, कोशिश करते हुए कि परित्यक्त कारों को कवर के रूप में उपयोग करें। जब वे अंततः अंदर जाते हैं तो वे उनके पीछे दरवाजा बंद कर देते हैं और जल्दी से लिफ्ट में घुसने की कोशिश करते हैं, ठीक इससे पहले कि जॉम्बी कांच तोड़ दें। जल्दी ही वे 8वीं मंजिल पर पहुंच जाते हैं और एक खुला हुआ अपार्टमेंट ढूंढना शुरू करते हैं। अचानक वे एक शोर सुनते हैं और पता चलता है कि इन गलियारों में भी जॉम्बी है।
यूबिन एक खुला दरवाजा ढूंढने के लिए दौड़ती है जबकि जूनवू कुछ चीजों से गलियारे को रोकते हैं ताकि समय मिल सके। उसी क्षण एक दरवाजा खुलता है और एक नकाबपोश आदमी बाहर आता है। वह यूबिन को उसके अपार्टमेंट में धकेल देता है, फिर ज़ॉम्बियों पर एक गैस बम फेंकता है ताकि जूनवू भी दौड़कर अपार्टमेंट में प्रवेश कर सके। दरवाजा बंद करने के बाद यूबिन मानती है कि वह सावधान है क्योंकि यह जगह होनी चाहिए थी। हालांकि वह आदमी अच्छा है और यहाँ तक कि अपने खाने और पानी को उनके साथ बांटता है। वह बड़ी खबर भी देता है क्योंकि वह इतनी ऊंची मंजिल पर है। वह कभी कभी रेडियो सिग्नल पकड़ लेता है और उसने सुना है कि जल्द ही एक बचाव दल आने वाला है। यूबिन और जूनवू बेहद खुश हैं, लेकिन अचानक जूनवू बेहोश हो जाता है क्योंकि उस आदमी ने पानी में एक बेहोश करने वाला पदार्थ मिला दिया था। क्योंकि यूबिन ने केवल एक घूंट लिया, वह सिर्फ चक्कर में है। आदमी फिर भी उसके हाथ बांधने और उसे दूसरे कमरे में खींचने में कामयाब होता है, जहां वह उसे अपनी ज़ॉम्बीफाइड पत्नी के साथ बंद कर देता है। दीवारों पर खून यह बताता है कि उसने पहले ही अपने बच्चे को खा लिया है। बाहर से एक रस्सी खींचते हुए आदमी अपनी पत्नी को छोड़ता है और यह समझाता है कि वह सिर्फ उसे खिलाना चाहता है ताकि वह उसके जैसी जीवित रह सके। उस वक्त जूनवू जाग जाता है और आदमी पर बंदूक तान देता है, उसे फिर से सोचने के लिए कहता है। हालांकि वह आदमी बात करने से इनकार कर देता है और रस्सी छोड़ देता है, इसलिए जूनवू उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है। जब आदमी चाकू ढूंढ रहा होता है, यूबिन ज़ॉम्बी से संघर्ष करती रहती है जो इतनी ताकत से खींचता है कि जूनवू खो देता है। वह तुरंत दरवाजे की तरफ दौड़ता है, लेकिन ताला नहीं खोल पाता और आदमी उसे धक्का दे देता है। यूबिन पत्नी के चेहरे पर बच्चे का कंबल रख देती है और दोनों आदमी चिंतित होते हैं जब अचानक कोई शोर नहीं सुनाई देता। आदमी आखिरकार दरवाजा खोलता है और यूबिन उसकी पत्नी को उसके ऊपर धक्का देती है, जिससे वे गिर जाते हैं। फिर ज़ॉम्बी उसके पति को काट लेता है, जो उसे गले लगाकर कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इससे पहले कि वह बदल सके, यूबिन उन्हें गोली मारकर मार देता है। गोलियों की आवाज सड़क पर ज़ॉम्बी भीड़ का ध्यान खींचती है, जो तुरंत अंदर भागना शुरू कर देती है। यूबिन जूनवू को हथियार देती है और उसे सब खत्म करने के लिए कहती है, लेकिन पहले वह मना कर देता है। जब वह कहती है कि उन्हें इंसान के रूप में मर जाना चाहिए बजाय कि ज़ॉम्बी बनने के, तो वह अपना मन बदल लेता है। रोते हुए जूनवू गोली चलाने को तैयार होता है, लेकिन उसी समय वे एक शोर सुनते हैं। आखिरकार बचाव हेलीकॉप्टर आ रहे हैं। बचने का दृढ़ निश्चय करते हुए दोनों एक और गैस विस्फोटक गलियारे में फेंकते हैं और सीढ़ियों तक पहुंचने के लिए कुछ ज़ॉम्बीज को धकेलते हैं। दुर्भाग्यवश एक बड़ा ज़ॉम्बी समूह तुरंत उनके पीछे आता है और यूबिन को पकड़ लेता है। वह अपने कुल्हाड़ी से अपना बचाव करती है और जूनवू एक साइकिल पकड़कर रास्ता अवरुद्ध करता है, जिससे उसे ढेर से बाहर रेंगने का मौका मिलता है। जूनवू उसे समय खरीदने के लिए छत पर जाने के लिए मनाता है। यूबिन जल्दी से ऊपर पहुंचती है, लेकिन वह अब हेलीकॉप्टरों को नहीं देख सकती। बहुत धक्का मुक्की के बाद जूनवू ज़ॉम्बियों को कुछ कदम पीछे हटाने में सफल होता है और ऊपर की ओर भागता है। छत के दरवाजे को कुछ सीढ़ियों से बंद कर देता है। जब उसे एहसास होता है कि हेलीकॉप्टर आसपास नहीं है, तो वह चिल्लाना शुरू करता है। अचानक ज़ॉम्बी भीड़ दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आती है और जूनवू फायरिंग शुरू कर देता है, लेकिन कुछ जीवों को मारने के बाद उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। खुशकिस्मती से आखिरकार एक हेलीकॉप्टर आता है और सैनिकों के पास पर्याप्त हथियार होते हैं ताकि वे ज़ॉम्बीज को दूर रख सकें। जब जूनवू और यूबिन हेलीकॉप्टर में बैठकर आखिरकार भाग जाते हैं। जैसे ही हेलीकॉप्टर शहर से बाहर निकलता है, जूनवू के फोन पर फिर से सिग्नल आ जाता है और उसे अपने परिवार से संदेश मिलता है कि वे ठीक हैं। दूर से शहर को देखते हुए जूनवू सभी पोस्ट को याद करता है जो उसने सोशल मीडिया पर देखे थे, जो बचाने की प्रतीक्षा कर रहे जीवितों से संबंधित थे, और अपनी आई मस्ट सर्वाइव टैग को अलाइव में बदलते हुए कल्पना करता है। सुनिश्चित करें कि आप सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।